स्टार्ट मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री क्लास। और आज की जो क्लास है बेटा उस पर बात करते हैं। 9 अक्टूबर जीएस फाउंडेशन हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में आपका टॉपिक है नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन। पहला पॉइंट, बाय द वे 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग क्या? वर्ल्ड एग डे, विश्व अंडा दिवस, और वर्ल्ड पोस्टल डे, विश्व डाक दिवस। दोनों के पूछे का एक इतिहास है। जब हम आएंगे तो बता देंगे, जब हम स्टैटिक अक्टूबर पढ़ाना शुरू करेंगे तो। वैसे मैं रोज करंट अफेयर्स कर रहा हूं। आज 69 टॉपिक्स आपको दिया है, 69 क्वेश्चंस आज आपको मैंने दिया है। प्लीज उसको जाके देखिए कि वो 69 क्वेश्चंस कहाँ हैं पीडीएफ फाइल में। चलिए शुरुआत करें तो अंडरस्टैंड कर लीजिए। पहले नेशनल मूवमेंट का क्या मतलब है ये बताऊंगा। इसी को मास मूवमेंट कहते हैं ये बताऊंगा। जन आंदोलन, क्यों जन आंदोलन कहते हैं ये बताऊंगा। फिर देखेंगे 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, जिसके पीछे कलकत्ता से जो शुरुआत हुई, जिसको बंग भंग कहते हैं, डिवीजन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन। 1913 गदर पार्टी की स्थापना होगी और उससे एसोसिएट होगा 1914 कामागाटा मारू जहाज की घटना। 1917 में चंपारण नील आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह बिहार में। 1918 में अहमदाबाद मील मूवमेंट, अहमदाबाद कारखाना आंदोलन, और उसी साल खेड़ा एग्रीगेरियन मूवमेंट, खेड़ा कृषक आंदोलन, ये भी होगा गुजरात में। 1919 से 1922 के बीच में खिलाफत मूवमेंट होगा, खलीफा को लेकर के विश्वव्यापी। और 1920 से 22 में हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन पर नजर डालेंगे। ये सब आज हमारा टारगेट है, जिसको पूरा करना है और बहुत आराम से होगा, टू द पॉइंट आराम से होगा। गौर से सुनते जाइए। सबसे पहले आप समझिए जन आंदोलन या मास मूवमेंट। जब किसी आंदोलन में सभी लोग शरीक हो जाए, जमींदार भी, व्यापारी भी, किसान भी, मजदूर भी, विद्यार्थी भी, राजा और रंक, सब मिलकर के आ जाए एक साथ, तो उसे कहते हैं जन विद्रोह, पब्लिक इंसर्जेंसी या जन आंदोलन। ठीक है, यानी मास मूवमेंट। अब है राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट। क्या? तो जब किसी क्षेत्र में जन आंदोलन हो, जैसे हमने देखा बंग भंग, बंगाल के विभाजन के खिलाफ, बंगाल रीजन में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मूवमेंट हुआ, तो बंगाल के सभी जाति धर्म के लोग आ गए, स्त्री पुरुष सभी आए, विद्यार्थी व्यापारी सब। तो एक जन आंदोलन था, स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल 1905। लेकिन एक क्षेत्र में था, रीजनैलिटी थी उसकी, क्षेत्रीयता थी, पर जन आंदोलन था। लेकिन जब ये रीजनैलिटी खत्म हो जाए और ये नेशनल लेवल पर आ जाए, राष्ट्रीय स्तर पर आ जाए, when the mass movement spreaded national level, that is called national movement। ठीक है, कैसे? तो जब गांधी जी आएंगे और असहयोग आंदोलन शुरू होगा, तो क्या बंगाल और क्या पंजाब, क्या मद्रास और क्या कश्मीर पंजाब, क्या गुजरात राजस्थान, या फिर क्या बंगाल असम, हर जगह लोग अब असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गए। तो इसको कहते हैं जन आंदोलन तो है ही, पर इसे नेशनल मूवमेंट कहेंगे बिकॉज ऑफ नेशनल लेवल कैरेक्टर। रियल में जन आंदोलन 1905 से शुरू हो गया, पर नेशनल मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से शुरुआत हुई, गांधी जी के नेतृत्व में शुरुआत हुआ। चंपारण भी एक रीजनल मूवमेंट था, और वो भी मास मूवमेंट नहीं था,
पर स्वदेशी मास मूवमेंट था, पर नेशनल नहीं था। तो नेशनल होगा नॉन कॉपरेशन से। तो ये तो आप समझ गए कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। अब आइए, जैसा कि हम और आप जानते हैं, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ हम मूवमेंट करने लगे बहुत ही पहले से। सन्यासी विद्रोह, टीटू मीर का विद्रोह, कुका विद्रोह, डैश डैश डैश, संथाल विद्रोह, हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, चेन्नम्मा विद्रोह, गडकारी विद्रोह, सामंतवाड़ी विद्रोह, सीरीज है। लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल मूवमेंट या मास मूवमेंट, तो उसकी शुरुआत हम करेंगे 1905 से। तो सुनिए, बंगाल एक बहुत ही एग्रेसिव, वीटफुल और यूनाइट सोसाइटी था। बंगाल के लिए कहा जाता था, बंगाल जो आज सोचता है, पूरा भारत उसी बात को कल सोचता है। यानी इंटेलेक्चुअल्स लोग थे, और चूंकि राजधानी भी थी ब्रिटिश की, तो एक्टिविटीज भी वहां ज्यादा होता है। जैसे दिल्ली जो सोचता है, पूरा भारत फिर सोचने लगता है, यही बात। तो बंगाल में गवर्नर जनरल जो था 1899 से 1905 तक, लॉर्ड कर्जन वाइली, कड़क। इसने देखा कि यूनाइट बंगाल एक ताकत है, बंगाल को डिवाइड करो हिंदू मुस्लिम वाले एरिया को ध्यान में रखते हुए। तो बंगाल विभाजित का मतलब है दो विचारधाराएं हो जाएंगी, दो सोच हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी टूट जाएगी, और इस तरह से हम रूल अच्छे से कर लेंगे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत। इस ख्याल से हम देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने डिक्लेयर किया कि मैं बंगाल को विभाजित करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा बंगाल एक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत नहीं संभल रहा है, अंडर वन लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो इट मस्ट बी डिसाइडेड टू डिवाइड। इस बात का हम लोगों ने विद्रोह किया, का इट इज नॉट गुड। बट फाइनली लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 20 अक्टूबर 1905 को कर दिया। वैसे इसने 16 अक्टूबर को डिक्लेयर किया था, और 4 दिन बाद 20 अक्टूबर को डिवीजन अनाउंसमेंट कर दिया, और कर दिया 1905 को डिवीजन ऑफ बंगाल बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। बट एक्चुअल जो हाइडन एजेंडा था, हिंदू मुस्लिम की धारा को अलग करना, बांटना, हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन बढ़ रहा था उसको डैमेज करना। ठीक है, अब आइए, हमने बंगाल के विभाजन का विरोध किया। 20 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया, मॉर्न डे। पूरे बंगाल में उपवास रखा गया, फास्ट। किसी के घर चूल्हे नहीं जले। तड़के सुबह सभी लोग 20 तारीख को गंगा स्नान किया, और गंगा स्नान के उपरांत सभी स्त्री पुरुष, ब्राह्मण शूद्र, मुस्लिम हिंदू, सभी जाति धर्म के लोग एक हुए, और एक दूसरे की कलाई पर रक्षा का धागा, एकता का सूत्र बांधा, वी हैव टू फाइट टुगेदरली। फिर सब आकर के कलकत्ता के टाउन हॉल में गैदर्ड हुए, जमा हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्पीच दिए, और उनकी ये स्पीच से स्वदेशी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। 20 अक्टूबर 1905 टाउन हॉल में देवेंद्रनाथ टैगोर के भाषण से इसकी शुरुआत। तो हमने शोक दिवस मनाया, उपवास रखा, चूल्हे नहीं जले,
गंगा स्नान किया, कलाई पर रक्षाबंधन एक दूसरे को किया, टाउन हॉल में गैदर हुए और टैगोर के भाषण से शुरुआत। ठीक है, ये जो स्वदेशी आंदोलन था वह आर्थिक स्वावलंबन का आंदोलन था। इट वॉज मूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी, मीन्स टू बाइकॉट फॉरेन गुड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन सर्विस, यानी हमें विदेशी वस्तुओं, विदेशी सेवाओं, विदेशी संस्थानों का बहिष्कार करना था, बाइकॉट करना था। यानी इंग्लैंड में बने चीज इंग्लैंड में बने कोई भी वस्तु हम भारत में नहीं खरीदेंगे, बाइकॉट। विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, विदेशी संस्थान, कोर्ट कचहरी, कॉलेज, स्कूल नहीं दाखिला लेंगे, नहीं प्रोफेसरशिप करेंगे, अपने स्कूल कॉलेज स्थापित करेंगे, विदेशी फैक्ट्रियां कंपनियों में काम नहीं करेंगे, अपनी छोटी मोटी जैसी भी हो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग स्थापित करेंगे, माचिस का, दिया सलाई का, जो भी है छोटे मोटे सब। उसके कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, मुकदमे का निपटारा हम खुद पंचायत में कर लेंगे। विद्यार्थी ने स्कूल छोड़ा, लेक्चरर ने कॉलेज छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, तो हम अपनी फैक्ट्री, अपने संस्थान, अपने स्कूल कॉलेज स्थापित किए और स्वदेशी वस्त्र को अपनाना शुरू किया। भारतीय उद्योग की एक शुरुआत हुई बंगाल से, सोच विकसित हुई। मकसद ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट को हैंडीकैप्ड करना, इकोनॉमिकली आर्थिक धक्का पहुंचाना, जैसे आज हम चीन को कोशिश कर रहे हैं, वही चीज है। तो स्वदेशी को आगे बढ़ाया, विदेशी वस्तुओं, सेवाओं, संस्थानों का बहिष्कार। इट वॉज द मूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी, इसको मत भूलिएगा। चित्तरंजन दास यानी सीआर दास इस आंदोलन से जुड़े थे। उनकी पत्नी वसुंधरा दास इस आंदोलन से जुड़ी थी। इस आंदोलन के तहत बारिंद्र घोष वो भी जुड़े हुए थे, और भी गणमान्य व्यक्ति थे, देवेंद्रनाथ टैगोर तो थे ही। वसुंधरा दास को जेल भी हुई और वो जेल गई, और आपके लिए सवाल छोड़ गई। सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में पहली महिला जो जेल गई, वसुंधरा दास, स्वदेशी आंदोलन 1905। पॉइंट क्लियर? ये स्वदेशी आंदोलन भड़क रहा था, अच्छा था, पर हम देखते हैं ये स्वदेशी आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाया। उसके पीछे रीजन देखिए। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के चेयरपर्सन बने और उन्होंने कहा कि हमें स्वराज चाहिए, पर कोई बड़ी बात नहीं, फॉर्मली ऐसे कह दिया। 1906 में कोलकाता में कांग्रेस का एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ। दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने एक बड़ा प्रश्न रख दिया, वी वांट स्वराज। अब स्वराज का मतलब है डोमिनियन नहीं, डोमेस्टिक रूल हम खुद करेंगे, इंटरनली हम रूल करेंगे। डिफेंस आप देखिए, फिनेंस आप देखिए, करेंसी आप देखिए, फॉरेन पॉलिसी आप देखिए, पर इंटरनल जो रूल है वो हम करेंगे। यानी स्वयं का राज, खुद शासित, स्वशासन, ठीक है, जिसको आप लोग कहते हैं ऑटोनोमस स्टेटस। तो मांग रख दिया इन्होंने, स्वराज चाहिए। तो हमें अभी बंगाल के विभाजन के विरोध में कर रहे थे, अब उससे एक बड़ा नेशनल इशू का प्रश्न रख दिया कांग्रेस ने, स्वराज चाहिए। ये सब अपने आप समाप्त हो जाएगा, ये सबसे कुछ नहीं होगा, बड़ा मुद्दा रख दिया। तो वो भी बंगाल में, तो इससे बड़ा मुद्दा आ गया। तो ये बंगाल का विभाजन की मांग तो बनी रही, पर आंदोलन धीरे 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 मिनिमाइज होगा,
धुआं उठता रहा पर ज्वाला खत्म हो गई इस आंदोलन की। इस आंदोलन से जुड़े लोग जुड़ गए अब स्वराज के प्रश्न पर, और बंगाल में जो लोकल लीडर, नेशनल लेवल के लीडर के टक्कर देने की स्थिति में आ गए, कांग्रेस ने उसे सीधा का सीधा अपने अंदर में ले लिया। ये चालाकी है कांग्रेस की, पर उस जमाने के हिसाब से आपको समझना है। तो स्वराज के प्रश्न की मांग करते ही बंगाल में स्वदेशी आंदोलन धीमा पड़ गया, आग लगी रही, सुलगती रही, और अंततः जब 1911-12 में लॉर्ड हार्डिंग ने ब्रिटिश इंडिया के साम्राज्य निर्माता, या यूं कह लीजिए राजा जॉर्ज पंचम भारत आए 1911 में, जिसके याद में 1911 में इंडिया गेट की स्थापना हुई, जिसे कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया एट मुंबई। जॉर्ज पंचम और उसकी वाइफ मैरी के स्वागत में, उनके स्वागत में दिल्ली में दरबार लगा, लॉर्ड हार्डिंग का दिल्ली दरबार, जिसमें पूरे देशी रियासत के राजा महाराजा आए थे इनसे मिलने। यह दरबार 3-3.5 महीने चला। इसी दरबार में लॉर्ड हार्डिंग ने 12 दिसंबर 1911 को घोषणा किया कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है। डिवीजन ऑफ बंगाल गोइंग टू सस्पेंडेड, बट द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया going to transfer from कोलकाता to न्यू दिल्ली। यानी ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली ट्रांसफर होगी। और एक और बात हुई थी कि बंगाल का विभाजन तो रद्द करेंगे, लेकिन बंगाल में से बिहार को सेपरेट करेंगे, क्योंकि बिहार का कल्चर बंगाली कल्चर नहीं है, सेपरेट करेंगे। और कर दिया, लेकिन करेगा बाद में। तो 3 बातें हुई, घोषणा हुई, ये याद रखिए। पहले बंगाल को 2 पार्ट में बांटना था, अब उसको वन साइडेड करके इधर बिहार को अलग कर दिया। नाउ लिसन केयरफुली, यह घोषणा थी 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग का दिल्ली दरबार में। But it was implemented in next year, 22nd March 1912. The capital of British India transferred to New Delhi from Kolkata. एक, the division of Bengal suspended, roll back, वापस ले लिया, and the Bihar separated from Bengal on same date, 22nd March 1912. So these 3 things activated. That time Bihar means Bihar, Jharkhand, Odisha, all 3. ये 3 बातें हुई। ये हॉट क्वेश्चन है। So I already ended स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट हो गया, डन। तो क्या आएगा? गर्जन, तारीख, कब, शोक दिवस, किस तरह का आंदोलन, पूरा कैरेक्टर हमने बता दिया। सभी सवाल ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पंजाब के सिख बंधु 1857 के रिवोल्ट में साथ नहीं दे पाए थे, अतः उनके ऊपर एक प्रेशर था। और मोस्ट ऑफ कनाडा में, अमेरिका में और अन्य जगहों पे रहते थे, सिंगापुर में। तो उन्होंने सोचा कि हम अब बगावत करेंगे, गदर करेंगे
अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। इस ख्याल से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल गदर पार्टी, ये गदर पार्टी सिखों से जुड़े थे, अप्रवासी भारतीय थे। और अब ये गदर पार्टी ने अपना अखबार भी निकाला, जोशीले स्पीच भी देते और लोगों को तैयार भी करते कि हमें भारत में लड़ना है, भारत चलिए। और बहुत सारे पैसे चंदे के रूप में जमा किए, बहुत सारे असले बारूद उन्होंने भारत पे सप्लाई भी किया। और अब उनको लगा कि अब चल करके बगावत करेंगे। इस ख्याल से हमारे ये सिख बंधुओं ने, पंजाबी भाइयों ने जापान का एक जहाज जिसका नाम कामागाटा मारू था, भाड़े पे लिया, ऑन रेंट, कामागाटा मारू शिप ऑफ जापान। और उसमें सभी भड़ के चल पड़े भारत के लिए। खबर हो गई ब्रिटिश हुकूमत को। हुकूमत ने अपने विदेश नीति का इस्तेमाल करके यह तय करवा दिया कि इस जहाज को कोई भी देश अपने बंदरगाह पर लंगर डालने नहीं देगा, रशद पानी नहीं देगा। जहाज पर समय के साथ पानी, अनाज खत्म होते रहे, लोग विक्षिप्त होते रहे, बीमारियां फैल गई, कई लोग मर गए, कई लोग सागर में डूब के सुसाइड किया, कई बीमार में चल बसे। पर सबका अब एक ही इरादा, मरना तो तय है, देश में ही चल के मरेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। जहाज कोलकाता बंदरगाह की तरफ आया, पर कलकत्ता बंदरगाह पर ब्रिटिश हुकूमत ने सेना बुला रखी थी और सेना को इजाजत दे दी फायर। बहुत सारे सेनानी हुगली में कूद कर मर गए, कुछ तैर कर बाहर आए, कुछ जहाज पर ही पकड़े गए। फाइनली इनमें से दो नाम का जिक्र होना जरूरी है, एक सोहन सिंह भाखना और एक भाई परमानंद। इन दोनों को अलीनगर सेंट्रल जेल कोलकाता में कैद करके रखा गया। और रिवायत के अनुसार प्रत्येक 15 दिन पर अंडमान निकोबार के लिए कोलकाता बंदरगाह से जहाज चलती थी, जहां सेलुलर जेल था पोर्ट ब्लेयर में, रोज आइलैंड में। तो भाई परमानंद और सोहन सिंह को अलीनगर सेंट्रल जेल से सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में कैद कर दिया गया। पर ये दोनों इतने जिजीविषा वाले थे कि इस 3rd डिग्री से भी बुरे हालात में रहते हुए दृढ़ प्रतिज्ञा में रहे और वापस अपनी सजा काट के लौटे। और आज़ादी के साथ हम देखते हैं उन्हें आगे भी बने रहे, पर धीरे धीरे जो भी है। तो आई भाई परमानंद, सोहन सिंह भाखना, ये नाम दुनिया जानती है। तात्पर्य सवाल, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। किसने? फाउंडर लाला हरदयाल। उद्देश्य गदर करना भारत में। कामागाटा मारू की घटना क्या थे? 1914 जापानी जहाज, और ये सारा ये असफल रहा। तो अब आपके सामने में गदर पार्टी फिनिश्ड, कामागाटा मारू जहाज की घटना फिनिश्ड। नाउ वी हैव टू बी टॉक अबाउट चंपारण। जस्ट टेक ए ब्रेक ऑफ 1 minute
चलिए, अब हमारा फोकस्ड है 1917 पे। गौर से सुनेंगे। 1917 बेटा, 1915 में गांधी जी 9 जनवरी को भारत बंबई पोर्ट पर आए। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर आए और गोपाल कृष्ण गोखले ने उनका यहाँ स्वागत किया। और फिर गोखले 15 में ही अप्रैल महीने में चल बसे और गांधी जी 1916 में लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस में शामिल होके मास कम्युनिकेट किया और वहीं पर उनकी मुलाकात एक मोतिहारी के छोटे किसान राजकुमार शुक्ल से हुई, जो कांग्रेस के मेंबर भी थे। राजकुमार शुक्ल ने उनसे निवेदन किया कि हमारे चंपारण बिहार वाले क्षेत्र में, जरूर बिहार में जाके चंपारण देखिएगा, आज 2 पार्ट है, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। वहां पर नील की खेती होती है और 3 कठिया प्रथा है, उससे हमें बड़ी तकलीफ है। कृपया करके इस 3 कठिया प्रथा से हम लोगों को मुक्त कराइए। अंग्रेज मानते नहीं हैं, हम तकलीफ में हैं। गांधी जी ने कहा ठीक है, हम वक्त निकाल के आएंगे। पर गांधी जी सीरियस नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा कि एक सामान्य समस्या है, लेकिन वो पीछे रह गए। राजकुमार शुक्ल, गांधी जी ने कहा मुझे कलकत्ता जाना है, मुझे मुजफ्फरपुर जाना है, पटना जाना है, वहां जाना है। वो सब जगह साथ गए। फिर गांधी जी ने राजेंद्र बाबू से बात की, जो बहुत नामी वकील होते थे। मुजफ्फरपुर के नेताओं से बात की उस जमाने के, तो सब ने कहा कि ये समस्या है। तब उन्होंने कहा राजकुमार शुक्ल से कि मैं फलाने तारीख को कलकत्ता आऊंगा, वहीं मुझे मिलना और वहीं से हमें चंपारण ले चलना। वही हुआ। गांधी जी कलकत्ता आए, राजकुमार शुक्ल पहले ही से बैठे थे वहां। फिर गांधी जी को लेके पटना के रास्ते पटना आए और पटना से फिर चंपारण आए। और चंपारण आए तो ये तो जाएंगे 1917 में, लेकिन अब सवाल ये है, ये 3 कठिया प्रथा, ये इंडिगो मूवमेंट, ये नील आंदोलन, ये चंपारण सत्याग्रह क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि जब तक समझ नहीं विकसित होगी, चीजें याद नहीं होगी। तो सुनिए गौर से। पहले बंगाल रीजन में ईस्ट इंडिया कंपनी, लेटर ऑन ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, किसान के खेतों पर जबरदस्ती उससे नील की खेती, इंडिगो की फार्मिंग करवाते थे। वहां भी बहुत तकलीफ थी। नील की खेती जो होती है, उससे जमीन की उपजाऊ शक्ति 2-4 साल में जवाब दे जाती है। दूसरा, उससे जुड़ा बधुआ मजदूरी थी, बाउंडेड लेबर, उसी से जुड़ा था क्या, तो बेगार प्रथा। जबरदस्ती बाय फोर्सली काम करवाते थे अंग्रेज, नील को पूरा तैयार करवाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। पर नील की खेती के लिए वो एडवांस थोड़ा दे देते, जो मजबूरी गरीब किसान की हो जाती थी कि माल गुजारी चुका लेंगे कैश में। पर खेत खराब, बधुआ मजदूरी करो, बेगार खटो, ये सब समस्या थी। प्रॉफिट नहीं होता था और इस तरह से अपने दाल चावल की खेती नहीं कर पाते
वो भी एक समस्या थी, अन्न का संकट हो जाता। पर अंग्रेजों को तो बहुत फायदा होता, नील बेचते थे दुनिया को, यूरोप को। अब नील की खेती के लिए बड़े सारे ठेकेदार लगा दिए थे, और नील की खेती से जो तकलीफ पहुंची उसमें बंगाल में दो भाई थे, जमींदार ही थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इन दोनों भाइयों ने नील आंदोलन की शुरुआत की 1859 में, और आंदोलन जोड़ पकड़ा और बंगाल के आसपास के क्षेत्र से नील उत्पादन जबरदस्ती करवाना समाप्त हो गया, सफल रहा। लीडर नील आंदोलन के दिगंबर और विष्णु विश्वास ब्रदर थे 1859। इसी नील आंदोलन के ऊपर नील दर्पण नाम से दीन बंधु मित्र ने काव्यात्मक शैली में कविता लिखी, नील दर्पण नील देवी। तो ये चीजें हैं, तो ये तो हम समझ गए। पर बंगाल रीजन से उठकर ये अब बिहार वाले क्षेत्र में, नेपाल के साथ जुड़ने वाले क्षेत्र में, जैसे चंपारण है, मोतिहारी है, उसी का हेडक्वार्टर, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, कटिहार है, किशनगंज है, सुपौल है, इन सब में खेती पर जोर दे दिया। यहां चंपारण को हाईलाइट करना है। यहां पर क्या था, वही समस्या थी, पर यहां पे एक रूल था, हर किसान जिसकी जितनी जमीन हो, प्रत्येक बीघा में, वहां पर बीघा जो है एक यूनिट है, जमीन का पैमाइश है। एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा इक्वल टू 1 बीघा। तो एक बीघा के 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना कंपलसरी था, जो अंग्रेजों को जाते थे। एडवांस दे दिया पर शोषण कर लिया, प्रॉब्लम वही सारी। तो ये 3 कट्ठे पर नील की खेती अनिवार्य था। इसी को कहते हैं 3 कठिया प्रथा। चूंकि 2-3 साल नील की खेती करने पर जमीन बंजर जैसी हो जाती, फिर 5-7 साल उसे होश नहीं होगा। तो जैसे मैं किसान, मेरा 1 बीघा जमीन 3 कट्ठे पे खेती किया, ये मेरा जमीन का टुकड़ा, मैंने 3 कट्ठे पर खेती कर दी। अगली फसल मैं इस पे करूंगा, अब बाकी फ्री, अगली इस पे करूंगा, ये फ्री, अगला इस पे करूंगा, ये तीनों फ्री। तो खेत बदल गया, विद इन द बीघा पर एरिया बदल गया, उपज होती रही, लेकिन जमीन तो बर्बाद हो गया। तो इसे 3 कठिया प्रथा कहा गया। यह समस्या थी। प्लस कुछ ऐसे ऐसे ब्रिटिशर्स इंडिया आए जो अपना कैपिटल यहां लगाए। यूरोप में इंडिगो का बड़ा मांग था, सफेद कपड़े को करने के लिए, ताकि पीला ना पड़े। तो बहुत सारे बिजनेसमैन आ गए यहां इंडिया, और इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई, जमीन को पट्टे पर ले लेता ये अंग्रेज। जैसे अभी फार्म बिल से लोग डरे हुए हैं, तो वो जमाना था, ये नया जमाना है, बहुत फर्क है इन सब चीजों का। तो जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पे, पट्टे पे, लीज पे ले लेता, और उस पे नील की खेती खुद अंग्रेज करवाते मजदूरों से। ये 3 कट्ठा नहीं था, उसमें पूरे पे करवाते। तो प्राइवेट किसान से 3 कट्ठे पे, और अपने खेती पर कॉन्ट्रैक्ट पर पूरा। अर्थात ये जो 3 कट्ठा वाला था, 3 कठिया प्रथा, और ये प्रॉब्लम करती। और जो अंग्रेज इससे जुड़े हुए बिजनेसमैन थे, उनको कहते थे हिंदी में निल्हे। क्या कहते? निल्हे। और इंग्लिश में इंडिगो प्लांटर्स। तो इंडिगो प्लांटर्स से ये लोग त्रस्त थे, टॉर्चर्ड थे, बधुआ मजदूरी, सब समस्या आप जान गए। इसी समस्या का जिक्र किया था राजकुमार शुक्ल ने।
अब गांधी जी पटना से चले, चंपारण आए 1917 में, 17 अप्रैल को या 16 अप्रैल को, 14 अप्रैल को आए। तो अंग्रेज को तो मालूम है ये साउथ अफ्रीका रिटर्न है, मामूली आदमी नहीं है। वहां पर वो सत्याग्रह और क्या कहते हैं, अहिंसा का प्रयोग कर चुका है। अब ये बिहार में है। गांधी जी को रेलवे स्टेशन पे ही रोक लिया, आप आगे नहीं जा सकते। गांधी जी ने कहा हम शांति से जाएंगे। वहीं रेलवे स्टेशन पर बैठ गए। तब कहा ठीक है आप जाइए, पर झंझट नहीं करिएगा। गांधी जी चले, लेकिन चले कब? जब उन्हें पता चला कि एक गांव में ऐसी एक इंडिगो प्लांटर्स ने इतना टॉर्चर किया कि एक किसान मर गया। बस चल पड़े। तो उस जमाने में इतनी सड़कें वड़कें नहीं होती थी, गाड़ियां नहीं होती। तो कोई जमींदार का हाथी था, हाथी पर बैठ के गए। फिर पुलिस आई और उनको उतार के बोला कि ये लीजिए, आप वापस जाइए। उन्होंने देखा, रिसीव किया और लिख दिया कि मैं रिसीव कर लिया, ठीक है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। और गए, देखा, हालात देखे, सर्वे किया, प्रॉब्लम वॉज गोइंग ऑन। वो वहां के ऑफिसर से मिले और कहा कि हम चाहते हैं कि इसे जो है आप देखिए और इस 3 कठिया प्रथा को समाप्त करिए। जुडिशियरी ने कहा कि 1 सप्ताह रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं रुकूंगा। 1 सप्ताह हो गया, कोई खबर नहीं। अनशन पर बैठ गए, सत्याग्रह कर दिए कि भाई बैठेंगे सत्य के प्रति आग्रह। देन फाइनली कोर्ट ने कहा कि एक कमीशन बैठाओ, जांच करो व्हाट इज एक्चुअली 3 कठिया प्रथा, इज इट टॉर्चरिंग और नॉट। तो ब्लूमफील्ड कमीशन बैठी। उसकी रिपोर्ट ने कहा कि या टॉर्चरिंग इज गोइंग ऑन, इट इज टू मच। ब्लूमफील्ड कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया और गांधी जी की जीत हुई। हालांकि वो जेल जाने के लिए तैयार थे कि आपको जेल हो जाएगा, कोर्ट कह रहा था। उन्होंने कहा हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, कोई हर्ज नहीं है। लीडरशिप ले लिया। और कहानी और भी है बहुत प्यारी, बट इतना समझिए। तो 3 कठिया प्रथा समाप्त हुआ। गांधी जी का सत्याग्रह और अहिंसा का पहला, और वो भी पहला सफल आंदोलन, और पहला आंदोलन चंपारण में हुआ। यानी समझिए चंपारण किससे जुड़ा था? 3 कठिया प्रथा से। चंपारण कहां है? बिहार में। कब हुआ? 1917। किसके नेतृत्व में? गांधी जी। क्या था मोटो? सत्याग्रह और अहिंसा, नॉन वायलेंस। कौन सी कमीशन? ब्लूमफील्ड कमीशन। क्या हुआ? 3 कठिया प्रथा समाप्त। गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के वैचारिक हथियारों का पहला सफल प्रयोग कहां हुआ भारत में? चंपारण। गांधी जी को राजनीतिक पहचान कहां मिली? चंपारण, बिहार। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये चंपारण का इंपॉर्टेंस है। चंपारण क्लियर। अब उसके बाद हम आएंगे, 2 छोटे छोटे हैं, वो भी आपका निपटेगा। अब हमारा सफर आता है, ये क्लियर। अब आते हैं हम इस पे 1918 अहमदाबाद मिल मूवमेंट और खेड़ा। जस्ट ये छोटा सा है, 2-4 मिनट का है।
तो गुजरात 1918, अहमदाबाद, कपड़ा मिल, अंग्रेज मालिक जो कभी गांधी जी के साथ पढ़ चुका था ब्रिटेन में, उस फैब्रिक कंपनी का मालिक एक अंग्रेज था। उस जमाने में काम के घंटे 12 घंटे होते थे, बोनस नहीं मिलता था, बड़ी तकलीफ की स्थिति में काम करना पड़ता, वेतन बहुत कम थे, महंगाई भी थी, संकट भी था, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लास्ट हो रहा था। अहमदाबाद के मील कर्मचारियों ने मांग रखी, वेतन बढ़ाइए, काम के घंटे घटाइए और बोनस दीजिए। कारखाने के अहमदाबाद मिल का मालिक नहीं माना। मजदूरों ने कहा हम हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक। ये लोग चले गए स्ट्राइक पे, कुछ दिन तक नहीं लौटे काम पर, तो मिल मालिक ने सभी को नौकरियों से यानी नौकरी से निकाल दिया। अब इनके हालात और बुरे हो गए, फाका कसी की नौबत आ गई, खाने पीने के लाले पड़ गए। अब इन सभी को गांधी जी याद आए, गांधी जी के पास गए, अपनी तकलीफ बयां किए। गांधी जी ने कहा ओके आई विल टॉक, मैं मिल मालिक से बात करूंगा। मिल मालिक ने भी कहा आप मध्यस्थता कर दीजिए, अच्छा रहेगा, मीडिएटिंग, आर्बिट्रेशन। और इस ख्याल से मिल मालिक ने अपना कार, उस टाइम में जैसा भी कार था, कार गांधी जी के लिए भेज दिया कि आप आ जाइए, फैक्ट्री में ही बैठ के बात करेंगे। गांधी जी मिल मालिक के कार में बैठकर फैक्ट्री की ओर गेट पर जब पहुंचे, तो जो मजदूर तो मजदूर होते हैं, उन्हें लगा गांधी जी मिल मालिक से मिल गए हैं। इन मजदूरों ने पत्थरबाजी भी कर दी, इन मजदूरों ने पत्थरबाजी भी कर दी। फिर भी गांधी जी शांत रहे, मिल मालिक से बात किए, जिसका परिणाम हुआ सभी को फिर से नौकरी पर रख दी गई। वेतन नहीं बढ़ा, काम के घंटे नहीं घटाए गए, पर कहा गया बोनस दिया जाएगा। इस तरह से ये जो एक मिल हड़ताल थी, अहमदाबाद मिल मूवमेंट, सफल रहा, संतुलित रहा, सबको काम पे रख लिया गया। गांधी जी के मध्यस्थता से यह संपन्न हुआ। इसे ही अहमदाबाद मिल आंदोलन कहते हैं। यह समाप्त हुआ। अब हमारा अगला कड़ी है 1918 खेड़ा। यह हो चुका। अब हम खेड़ा पे बात करेंगे, इसे भी फिनिश्ड करेंगे। 2 मिनट 4 मिनट का ये भी है, सुनिए। गुजरात के खेड़ा में किसान जो थे वो आंदोलन कर दिए 1918 में ही, सितंबर के आसपास। वजह क्या थी? तो ब्रिटिश हुकूमत ने लगान की दर बढ़ा दिया था, लैंड रेवेन्यू, जिसकी वजह से
जमींदारों को यह बढ़ी हुई लगान वसूलना था और जमींदार के प्यादे सिपाही लगान वसूल कर रहे थे, अधिकारी। किसान असमंजस में थे, सूखा पड़ा था, अकाल, फसल की उपज हुई नहीं थी, लगान चल रहा था वसूली। ऐसे में कुछ किसान तो दिए, कुछ नहीं दे पाए, कुछ देना नहीं चाहते थे, पर फिर भी करीब 25-30% से ज्यादा रेवेन्यू की वसूली हो चुकी थी। पर यह एक आंदोलन बन गया कि नहीं देंगे, बढ़ी हुई लगान नहीं देंगे। इसे खेड़ा कृषक आंदोलन कहते हैं, खेड़ा कृषक आंदोलन, एग्रीगेरियन मूवमेंट। बढ़े हुए लगान ना देने का आंदोलन था। इन आंदोलनकारियों ने गांधी जी से बात की और कहा कि आप आइए, इसको निपटाइए। गांधी जी गए, खेड़ा में सर्वे किया, हालात वाकई किसान के हित में नहीं थे। अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, फसलें चौपट थी, लगान चल रहा था, वो भी बढ़ी हुई लगान। तो गांधी जी ने यह निर्णय लिया, जमींदारों से, अंग्रेजों से बात की कि जो वसूला जा चुका है ठीक है, हम वह नहीं वापस लेंगे, पर अब यह बढ़ी हुई लगान नहीं दिया जाएगा। यह बात हुई और इस पे सेटलमेंट हो गया। गांधी जी की मध्यस्थता से खेड़ा कृषक आंदोलन, बढ़ी हुई लगान ना चुकाने का आंदोलन सफल रहा। जो वसूला गया वो ठीक, जो नहीं वो रह गया। इसे खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन कहते हैं, कृषक आंदोलन। पॉइंट क्लियर? ये भी आपका फिनिश्ड हो गया। अब आइए आगे। अब है आपका ये खिलाफत मूवमेंट, फिर है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट को अगर हम देखें बेटा, तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा वजह बनेगा, पर तुरंत समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की जो है, जहां पे आखिरी मुसलमानों के, इस्लाम के खलीफा मोहम्मद राशिद रहते थे, तुर्की का वो किंग भी था और इस्लाम का धार्मिक प्रधान खलीफा भी था, और मोहम्मद राशिद नाम था। तुर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुश्मन के रूप में लड़ा था ब्रिटेन के खिलाफ, पर ब्रिटेन ने उस पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद राशिद को वहीं उसी के महल में नजरबंद कर दिया तुर्की में, और वहां की मिलिट्री चीफ जो थे, जिनका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा, उसके नेतृत्व में एक एंट्रिम गवर्नमेंट बना के ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल करने लगी, और एक पपेटरी गवर्नमेंट मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में बना दिया तुर्की में। और इस वजह से तुर्की जो है युद्ध के समय तो चलता रहा, लेकिन युद्ध आपको भी मालूम है 1919 में वर्साई की संधि, पेरिस की संधि सबसे समाप्त हो गया। अब पूरे दुनिया के मुसलमानों ने विश्वव्यापी आंदोलन चलाया इंग्लैंड के खिलाफ कि मेरे खलीफा को मुक्त करो, आजाद करो, नजरबंदी से मुक्त करो। तो खलीफा के सपोर्ट में खिलाफत आंदोलन कहलाया, और इट वॉज अगेंस्ट ब्रिटिश इन सपोर्ट ऑफ खलीफा ऑफ तुर्की मोहम्मद राशिद। दैट वॉज नेशनल वाइड, नॉट वर्ल्ड वाइड मूवमेंट। इट वॉज रिलीजियस मूवमेंट ऑफ इस्लाम। इंडिया ऑल्सो इंगेज्ड। इंडिया में हम देखते हैं मौलाना शौकत अली और उनके भाई मौलाना मोहम्मद अली। शौकत अली साहब इमाम भी थे दिल्ली के जामा मस्जिद के। तो मौलाना शौकत अली और उनके भाई मोहम्मद अली दोनों जो थे, जिन्हें हम अली बंधु कहते हैं, इन दोनों ने इस
खिलाफत मूवमेंट का नेतृत्व भारत में किया। गांधी जी को लगा कि इस प्रश्न पर अपने मुसलमान भाइयों का साथ देना चाहिए, मोरली नैतिक लेवल पर, मोरल ग्राउंड पर, और उन्होंने कांग्रेस को कहा कि इसमें साथ दीजिए, सपोर्ट करिए खिलाफत मूवमेंट को। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि ये एक रिलीजियस है, हमें तो इंडिया के इंडिपेंडेंसी के लिए, पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए साथ देना है अकॉर्डिंग टू लखनऊ समझौता। पर गांधी जी इंसिस्ट कर दिए, जिद कर दिए, तो गांधी जी की बात मानते हुए समर्थन दिया कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट को, शौकत अली को। अतः एक खिलाफत कमेटी सेटअप हुई, और खिलाफत कमेटी जो सेटअप हुई उसके चेयरमैन गांधी जी बनाए गए, और फाइनली चलता रहा। लेकिन 1922 में तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा ने सत्ता को फुल फ्लेजेस अपने साथ ले लिया, अपने पास ले लिया, और तुर्की का मॉडर्नाइजेशन कर दिया। खलीफा का पद समाप्त कर दिया, न रहे बांस न बाजे बांसुरी, और खलीफा को नजरबंदी से मुक्त कर दिया। अब वो राजा भी नहीं है, ना खलीफा है, आप अपने राजा हैं, अपनी महेली में, लेकिन आप चीफ नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट हो गया कौन? मुस्तफा कमाल पाशा। तो न रहे बांस न बाजे बांसुरी, न खलीफा रहा, न खिलाफत आंदोलन। तो 1922 में ऑटोमेटिकली खिलाफत मूवमेंट लास्ट कर गया, ये याद रखिए। और मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की को एक आधुनिक देश बनाने के लिए काम करना चाहा, और किया भी। लैंग्वेज बदल दिया, अरबी से इंग्लिश कर दिया। मुसलमानों के जो पोशाक थे, नकाब था, पैजामा था, कुर्ता था, सब बदल दिया, हैट पैंट कोट, पूरा वेस्टर्न स्टाइल। तुर्की को जो यूरोप का बीमार आदमी कहता था उसे चंगा कर दिया। लैंग्वेज बदल दिया 24 घंटे के भीतर। स्कूल की छुट्टी फ्राइडे, शुक्रवार की जगह संडे कर दिया। और ये आधुनिकता के तर्ज पर जो काम किया उसकी वजह से तुर्की भाषा में तुर्की के लोग मुस्तफा कमाल पाशा को नाम दिए अतातुर्क, तुर्की का पिता, फादर ऑफ टर्की। मॉडर्नाइजेशन ऑफ टर्की बाय मुस्तफा कमाल पाशा। उसे युवा तुर्क आंदोलन चलाया, जैसे यंग इंडिया, और ये बात हुई। पॉइंट क्लियर? अब आपसे सवाल करेगा खिलाफत आंदोलन क्या था? रिलीजियस, किसका? इस्लाम का। किसको लेके? खलीफा को लेके। कहां? तुर्की। कैसा? तो विश्वव्यापी। भारत में शौकत अली, मोहम्मद अली, अली बंधु। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष तो गांधी जी। क्या कांग्रेस ने सपोर्ट किया? किया, मोरल सपोर्ट। किसके कहने पर? गांधी जी के कहने पर। अब बात, खिलाफत आंदोलन कब से कब? 1919 से 1922, और फिर मुस्तफा कमाल पाशा। ये है खिलाफत मूवमेंट। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल होगी उसमें हम बात करेंगे आपसे असहयोग आंदोलन, बारदोली 1928, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, 1939 व्यक्तिगत सत्याग्रह, और 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। ये चल जाएगा। 42 नहीं भी होगा तो ये सब चलेगा। तो कल हम फिर रिपीट कर रहे हैं, रिपीट इन द सेंस कि आगे बढ़ा रहे हैं हिस्ट्री को ही। सैटरडे फिर भी बढ़ाएंगे। चलिए, तो इसके साथ आज समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।